तेजीमला असमिया एक लोक कथा है। तेजीमला को अपने पैदा होने से पहले से ही बहुत परेशानियां उठानी पड़ी थी और उसके बाद भी उसे जीवन में कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तेजीमला के जन्म लेने से 3 हफ्ते पहले उसकी माँ नोमली ने इतने सारे संतरे पके हुए और इतने सारे चिकने बीज खा लिए थे कि उसे अपने बचपन में सुनी बातें याद आ गई थी कि अगर आप गलती से बीज निगल जाते हो तो रातों रात एक पेड़ में तब्दील हो जाते हो। डर के मारे वो उस रात सो नहीं पाए और अजीब अजीब सपने उसे आते रहे कि वो अलग अलग तरह के पेड़ों में बदल गई है। सुबह उसने अपने पति धनीराम को सपनों के बारे में बताया। वो एक व्यापारी था और अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था। धनीराम ने उसे समझाया कि उसने सपनों का कोई मतलब नहीं है। यही नहीं, उसकी दाई अगुनी ने ये भी कहा कि उसे सपनों में चूंकि हरे भरे आम और अन्य पेड़ दिखाई दिए हैं तो इसका अर्थ है कि वो एक सच्चे बच्चे को जन्म देगी और संतान सुख भोगेगी। पर अगुनी की बात गलत साबित हुई और बच्चे को जन्म देते ही नोमली का मृत्यु हो गई थी और बच्चे की आभन नाल करते हुए अगुनी ने देखा कि वो छोटी नन्ही कलियों में बदल रही है। जब तक उसने बच्ची को न लाया वे कलियां पूरे पत्तियों का रूप ले चुकी थी। हालांकि उसने उन्हें एक एक कर चुनना शुरू कर दिया था पर वे उसके शरीर के विभिन्न हिस्सा से किसी घास की तरह उगने लगी थी। जब तक नोमली की पलकों को उन पत्तियों ने ढका तब तक नोमली मर गई क्योंकि पत्तियों द्वारा उसके शरीर से सारे रक्त को चूस लेने के कारण वो सांस नहीं ले पा रही थी। अगुनी ने पूरी कोशिश करके उसके शरीर को साफ किया ताकि किसी को इस बारे में पता न चले और उसके बाद ही सबको बच्चे के जन्म की सूचना दी। उसने धनीराम से यह भी कहा कि क्योंकि वो नोमली को अपनी बहन की तरह मानती थी इसलिए जब तक तेजीमला शादी के योग्य नहीं हो जाती और किसी योग्य वर से उसका विवाह नहीं हो जाता तब तक वो उसकी देखभाल करना चाहेगी। असल में उसे डर था कि कहीं शिशु के शरीर में भी पत्तियां न फूटने लगे और इसकी भी मृत्यु न हो जाए। धनीराम ने अपने घर के पिछवाड़े में उसके लिए एक घर बनवा दिया ताकि वो बाहर रहते हुए बच्ची का देखभाल भी अच्छी तरह से कर सके। वैसे ही उसका कोई रिश्तेदार नहीं था। तेजीमला को सब प्यार से तेजी कहते थे। गाँव वाले के जोर देने पर धनीराम ने दूसरा विवाह कर लिया था ताकि तेजी को माँ का प्यार मिल सके। इस बीच अगुनी तेजीमला के शरीर से कम 4 बार अलग अलग तरह की पत्तियां निकल चुकी थी। ऐसा करने के लिए वो कभी उसे हल्दी का लेप लगाती है तो कभी सोयाबीन का लेप लगाती है ताकि उसे पत्तियां खींचकर निकलना ना पड़े। इस तरह के लेप लगाए जाने के वजह से तेजीमला के रंग में लगातार निखार आता जाता रहता था और उसकी सौतेली माँ रमोला उसे देख जहाँ हैरान हो जाती थी वही उसे जलन भी होती थी। उसका खुद का रंग काला था और सिर्फ तेजीमला ही सुंदर थी इसलिए रमोला को जलस होती थी। वरन उसकी आंखें भी एकदम अंडाकार थी और पलकें गड़ी हुई थी पर अगुनी को हमेशा उसकी चिंता सताए रहती थी कि कहीं उसे भी कुछ हो ना जाए। हफ्ते पहले लाल गर्दन वाले
हरे रंग के तोते ने धनीराम के घर पर जब वो बाहर अपना सामान बेचने जाने के लिए सामान बांध रहा था तब एक गीत गाया था। अगुवानी की सोते सोते ही मृत्यु हो गई। और जब तुम मुझे देखते हो तुम नाराज हो जाते। तुम्हारी बेटी एक खूबसूरत युवती बन गई है। तुम शहर से उसके लिए बर कब लेकर आओगे? तोते की आवाज बहुत ही कर्कश और तेजी था, जिसे सुनकर धनीराम को अपनी दूसरी पत्नी का ध्यान आ जाता था, जो बहुत ही लड़क किस्म की स्त्री थी। गांव में वो सबसे लड़ती थी और तेजीमला के साथ नौकरों की तरह व्यवहार भी करती थी। उसने तोते को देखकर एक ठंडी आ भरी और उसे आश्वासन दिया है कि अगले 6 महीने को अपनी समुद्री यात्रा के दौरान वो अपनी बेटी के लिए उपयुक्त बर जरूर ढूंढ कर लाएगा। पर रमोला के दिमाग में तो कोई और ही फुर्सत चल रही थी। जैसे ही धनीराम अपनी यात्रा पर निकला, उसी रात रमोला ने अपने तीनों बेटों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया, पर तेजीमला को खाने के लिए केवल बचे हुए चावल नमक के साथ खाने को दिया। वह दिन रात उससे घर के सारे काम करवाती और सोने के लिए एक बांस की चटाई दे देती। तेजीमला खुशी खुशी सारे काम करती। जब भी उसे अपनी माँ की याद आती है, वो रुआसी हो जाती है। जिस रात धनीराम घर से निकला, तेजी की अंगुली में एक छोटी सी हरी पत्ती उग आया, जिसे उसने तुरंत ही चंदन का लेप लगाकर हटा दिया, जिसके बारे में अगुवानी ने उसे बताया था। वो अक्सर अगुवानी को याद कर रोती, क्योंकि उसे तो माँ का प्यार उसी से मिला था। उसकी सबसे खास सहेली का विवाह तय हो गया था और जब उसे अपनी माँ सतली माँ से ये बात कहा तो जाने की अनुमति मांगी, तो तेजीमला यो देखकर हैरान रह गई कि न सिर्फ उसने उसे जाने की अनुमति दे दी, वरन अपनी माँ के सूती कपड़े मांगने पर उसने उसे अपने महंगे रेशम कपड़े भी पहनने के लिए दिए। उसे हिचकिचाते देख रमोला ने कहा, तुम नए डिजाइन के कपड़े पहनो और अपने इन वस्त्रों के नीचे ब्लाउज भी पहन लो, इससे तुम और सुंदर लगोगी। मैं तो अब ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती हूँ, क्योंकि मैं अब बुरी हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे ही कपड़े पहनना चाहिए। अपनी सहेली के विवाह में तुम खुद सच कर जाओ। पर क्या तुम अकेले वहाँ जा सकोगे? हाँ, मैं अकेले जा सकती हूँ। सुंदर कपड़े को देखते हुए तेजीमला ने खुशी से कहा, पर रमोला तो कुछ और ही सोच रही थी। उसने उन कपड़ों को एक जूट के थैले में डालते हुए रेशमी वस्त्र की तहों को बीच धीरे धीरे जलने वाला एक अंगार और एक छोटा सा चूहा उस कपड़ों के अंदर रख दिया। फल्गुन का महीना था, ठंडी हवा चल रही थी। सड़क पर लाल रंग के गुड़हल के फूल बिखरे हुए थे। सहेली के घर जाते हुए तेजीमला को लगा कि जैसे थैले में कुछ हिल रहा है। वो उसे खोलकर देखना चाहती थी, पर उसकी सौतेली माँ ने उसे हिदायत की थी कि वो विवाह स्थल पर पहुंचकर ही थैला खोले, उससे पहले नहीं, वरना रास्ते की धूल मिट्टी से वस्त्र गंद हो जाएगी। माँ के डर से तेजीमला चुपचाप चलती रही। वो अपनी माँ के गुस्से को जानती थी। उसने अपने प्रति पहली बार जो ममता देखी थी, उसे वो खोना नहीं चाहती थी। वो हर हालत में उसे खुश देखना चाहती थी। उसने और तेज चलना शुरू कर दिया ताकि जल्दी से सहेली के घर पहुंच सके और नहाने के बाद इन वस्त्रों को पहन सके। उसने अपने थैले से धुआं निकलता हुआ नहीं देखा था। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद जब उसने पहनने के लिए वस्त्रों को निकाला और देखा कि वे जगह
गई। वो डर के मारे रोने लगी कि अब तो उसकी सौतेली माँ उसे कई बड़ी सजा देगी, क्योंकि उसने उसके इतने कीमती कपड़े खराब कर दिया है। उसकी सखी सिक्की ने उसे सांत्वना देती ही की कोशिश। तेजी, तुम इसके लिए उत्तरदायी नहीं हो। माँ को मैं ये कैसे समझाऊंगी? वो मुझे बहुत मारेगी। उन्हें सब सच बता देना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। फिर सखी ने उसे उपहार में मिले हुए अपने रेशम वस्त्र पहनने के लिए दिए। पर तेजी दुखी थी और ये बात भी उसे रुला रही थी कि सखी उससे दूर चली जाएगी, जिसके साथ वो अब तक अपनी सारी दुख और सुख की बात बोलती आई, दुख सुख बांटती आई थी। फिर जिसका तेजी को डर था वही हुआ। उसकी माँ ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने तेजी के लंबे बालों को खींचा और उसे मारने लगी। सजा के रूप में उसने तेजी से भीगे हुए चावलों को पीसने के लिए कहा। तेजी मौला बहुत रोई कि उसने सचमुच वस्त्र नहीं फाड़े हैं, पर रमोला नहीं मानी। वो तो कब से तेजी को मारना चाहती थी और अब इस सुनहरे अवसर को वो गंवाना नहीं चाहती थी, खासकर जब उसके पिता भी घर पर नहीं थे। उसने चावल पीस रही तेजीमला के दाएं हाथ को चावल के साथ पीसना शुरू कर दिया और उससे कहा कि अब वो पीसने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल करे। तेजीमला रोते रोते बोले, माँ तुमने मेरी दोनों हाथ को आहत कर दिया है, मुझे जाने दो। रमोला ने उससे कहा कि वो अपने सिर से चावल पीसे और फिर लकड़ी के डंडे से उसका सिर ही तोड़ दिया। रमोला ने उसके शव को पिछवाड़े में दबा दिया। जैसे ही रमोला वहां से हटी, तेजीमला का मांस धीरे धीरे फूटकर कहू की एक बेल में बदल गया। उसकी वाहिकाओं ने मिट्टी से रक्त चूस लिया और उससे पौधे का पोषण होने लगा। पत्तियां, टहनियां और जड़ों ने तेजीमला की आत्मा को सुरक्षित रखा। दोपहर में जब ठंडी हवा बह रही होती तो पिछवाड़े में खड़ा कोहू का पौधा गीत गाता और अपने फूलों की खुशबू बिखरता रहता। लोगों को इसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता था, क्योंकि ऐसी ठंडी दोपहर में अक्सर हवा में ऐसे गीत बहती रहती है, खासकर जब अपनी मादा कबूतर को लुभाने के लिए नर कबूतर गुटरगु करते थे। बेल वाले पौधे द्वारा गाया जाने वाले गीत बहुत ही मधुर होता था। लगता था कि कहीं बहुत दूर कोई स्त्री गा रही है। जब पड़ोसियों ने तेजीमला के बारे में पूछते हैं तो रमोला ने कहा कि वो अपनी सहेली के घर गई है और कुछ महीनों बाद वापस आ जाएगी। अपनी अपराध बोध की वजह से शायद रमोला पिछवाड़े में जाती ही नहीं थी। एक दिन एक दुबली पतली स्त्री उससे भीख मांगने आई और कहू की मांग की। रमोला उसकी बात सुनकर हैरान हो गई और वो उस पर चिल्लाया, तुम बेवकूफ हो क्या? मैंने तो हफ्तों से कहू नहीं पकाया है, यहाँ तक कि रोहू मछली के साथ खाने के लिए भी नहीं। मैंने अपने बेटे को आज ही बाजार भेजा है कि वो कहीं अच्छा कहू ले आए, पर तुमने कहाँ से मेरे घर में कहू देख लिया? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप इस घर को मालकिन है और अगर आप मुझे कहू नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। उससे बहुत सम्मान से रमोला के सामने अपनी बात रखी। स्त्री जाने को मुड़ी। रमोला हैरानी से बोले, मुझे नहीं पता है कि तुमने कहू कहाँ देखा है। अगर ऐसा है तो खुद जाकर ले लो। कुछ क्षण बाद वो स्त्री चिल्लाती और रोती हुई वापस आई और बेहोश हो गई। रमोला के तो जैसे होश उड़ गई थी। बड़बड़ाती हुई वो और पानी लाकर उस स्त्री पर छिड़का। क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ? तुमने क्या देखा? होश आने
होने पर स्त्री ने अपनी घबराई हुई नजर चारों ओर घुमाई। वो अभी भी कांप रही थी और पसीनों से तर थी। उस बेल में भूत है, वो कहानी है कि वो तेजीमला है और उसकी सौतेली माँ ने रेशमी वस्त्र खराब हो जाने की वजह से उसकी हत्या कर दी है। वो कौन है? यह सुनकर रमोला बरात में इधर-उधर चक्कर काटने लगे। उसे डर लग रहा था क्योंकि पड़ोसी आकर उससे पूछते ही रहते थे कि तेजीमला अभी तक वापस क्यों नहीं आई। अचानक उसके मन में एक विचार को था, आखिर वो एक बेल ही है, वो तो मर चुकी है। वो एक बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर पिछवाड़े में गई और बेल से छटकर खड़ी हो गई ताकि गाना सुन सके। उसने सुना कोई विवाह के समय गाए जाने वाला विवाह विदाई गीत गा रही थी। उसने तुरंत बेल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पौधे के कोमल भी चारों ओर बिखर गया। उनका रस उसके सफेद कपड़ों पर पड़ा तो निशान बन गए। वो बुरी तरह से हाँफ रही थी और उसके माथे से पसीना बह रहा था। उस पौधे में 459 बड़े कहू लगे हुए थे जिन्हें वो एक एक करके चुनने लगी। पहले अकेले, फिर अपने दोनों बेटों की सहायता से जो तब तक घर लौट आए थे। तब बड़ा बेटा जो कहू लेने गया था अभी तक नहीं लौटा था। उन तीनों ने मिलकर एक गहरा गड्ढा खोदकर उस पौधे को बगीचे के एक एकांत कोने में दबा दिया। इस बार जहाँ इस पौधे की पत्तियां, टहनियां, बीज, जड़ आदि दबाए गए थे, वहाँ पर गहरे लाल रंग का आलू बुखारे के फल जैसा पौधा उग आया। कुछ हफ्ते बाद गांव के कुछ गाय चराने वाले रमोला के पास आसपास पके हुए आलू बुखारे मांगने आए, पर उसने उनकी बात नहीं सुनी और नारियल कसने बैठ गई थी। तब एक एक कर आलू बुखारे धरती पर गिरने लगे। एक आलू बुखारे के मुंह से गाढ़ा झाग निकलकर बहने लगा। एक आलू बुखारा वहां बैठकर किसी बच्चे की तरह रोने लगे। फिर उनमें से एक गाने लगा, अपने हाथ फैलाने की हिम्मत मत करना, मैं कोई आलू बुखारे का पेड़ नहीं हूँ। मुझे तो रेशमी वस्त्र के वजह से पीसकर यहाँ दबा दिया गया है। ये मैं हूँ तेजीमला। जब धनीराम गांव लौटा तब तक शरद ऋतु आ चुकी थी। पके धान के खेत सुनहरे लग रहे थे और एकदम सच्चा आकाश में स्वागत कर रहे थे। जिस घर सरसों के खेतों में खिले नन्हे पीले फूलों की तरह करोड़ों तारे टिमटिमा रहे थे। असम के एक सुदूर बसे गांव में उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई थी जो उसे अपनी बेटी के लिए उपयुक्त बर लगा था। मेहनती वो वरिष्ठ कद काठी का वो आदमी बड़ों के पैर छूता था, अपनी माँ की बात सुनता था और अपनी दादी की सिलबट्टे पर चूना सहित पान पीसने की मदद करता था। उसमें कोई भी बुरी आदत नहीं था। वो रोज नहाता था, इसलिए उसका शरीर चमकता रहता था। नाव धनीराम के गांव के करीब पहुंच आ रही थी। बहते पानी से आवाज पैदा हो रही थी जो किसी गीत की तरह लग रही थी। तब धनीराम ने सोचा, वो अपने साथ बहुत तरह का सामान लाया था। तभी उसकी नजर पानी में खिले कमल पर गई। ऐसा कमल उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। वो बांस से बनी छतरी जितना बड़ा था। उसने कहा, इसे मैं अपनी बेटी के लिए तोड़ूंगा क्योंकि मेरी सुंदर बेटी इस तरह का फूल पाने के लिए ही हकदार है। जैसे ही धनीराम उसे तोड़ने के लिए आया, कमल अपनी दुख भरी कहानी सुनाने लगा जिसमें वो चूहे, अंगार और अपनी सखी के विवाह की बात कर रहा था। तेजीमला केवल एक ही बार गा सकती थी, इसलिए उसकी बात पर विश्वास न करते हुए जब वो कमल को उखाड़ कर फेंकने देने लगा, तब तो वो ऐसा न करने के लिए प्रार्थना करने लगी। जब उसे तोड़ा
जाने लगा तो अचानक उससे देखा कि वो फूल ने अपनी हथेलियों खेल रही है। उसके हाथ में पान का नया पत्ता लिया और दूसरे हाथ में चबाया हुआ पान का पत्ता और बोला, अगर तुम वास्तव में तेजीवाला हो तो तुम घातक पक्षी में बदल जाओगी और मेरी दाएं हाथ में रखे चबाए हुए पान के पत्ते पर चोंच मारोगी। अगर तुम कोई भूत हो तो मुझे छलने की कोशिश कर रहा हो तो तुम मेरे बाएं हाथ में रखे ताजे पान पत्ते की चोंच मारोगी। मेरे आदेश का पालन करने में देवी शक्तियाँ तुम्हारी मदद करेगी। हवा अचानक बहते बहते रुक गई। ऐसा लगा कि कमल सांस लेने लगी है। और ऐसा होते ही जब दोपहर को वो घर पहुंचा तो साथ में पिंजरे में एक घातक पक्षी भी उसके साथ था। रमोला ने उसके बारे में कोई जिज्ञासा नहीं दिखाई। धनीराम ने जब तेजीमला के बारे में पूछा तो वो जोर जोर से रोने लगी और बोली कि जब वो अपनी सहेली के विवाह में गई थी तो वहीं से एक आदमी के साथ भाग गई। उसने शर्म के मारे ये बात किसी को नहीं बताई है। उसने तीनों बेटों ने कहा कि उन्होंने तेजीमला को जगह जगह ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला है। यह सुन धनीराम एक लाल बाटखला बस लेकर पिंजरे के पास गया और तेजीमला से कहा, अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम अपने असली रूप में आओ और इस वस्त्र को पहनो। धनीराम ने रमोला को उसके बेटों सहित घर से निकल लिया। एक महीनों बाद गांव वाले ऐसी भव्य शादी के शामिल हुए जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। रमोला को उसके बाद किसी ने नहीं देखा है और हालांकि गांव के बाहरी हिस्से में रहती थी। तीनों बेटी तेजीमला के खिलाफ कोई न कोई षड्यंत्र रचते थे पर कभी सफल नहीं हुए। तेजीमला अपने पति के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करती हुई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।